वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम मईशत की बात करेंगे। बजट आया, तनकीद हुई, बजट पास हो गया, तनकीद होती रही, मगर हुकूमत जो है उस पर कोई फ़र्क ना पड़ा। अब तो बल्कि हम कह सकते हैं कि ये हाल है कि वज़ीर आज़म साहब जब भी टीवी पे आते हैं, ख़िताब करते हैं, तो ऐसे गुफ्तगू करते हैं जैसे कोई अपोजिशन के लीडर कर रहे हों। कभी उनको ये दुख होता है कि तनख्वाहदार तबका जो एहतजाज कर रहा है या शिकायत कर रहा है वो जायज़ है। कभी उनको इस चीज़ का दुख होता है कि जो प्रोटेक्टेड सार्फिन होने चाहिए या जो बिल्कुल बिजली के कंज्यूमर्स जो मिनिमम पॉसिबल बिजली इस्तेमाल करें, उनको ओवर बिलिंग है, उसका कितनी ज़्यादती है। कभी वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम ये जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं इनके बिजली के बिल में इनको रियायत देंगे और हम अपना डेवलपमेंट बजट जो है उसको काट के करें। जैसे डेवलपमेंट बजट का जो ख़र्चा है वो टैक्स पेयर्स की पॉकेट से नहीं आता। मगर ऑब्वियसली जो सवाल जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं है या हुकूमत देना नहीं चाहती, वो ये है कि इस बजट के अंदर जो हमसे वादे किए गए थे कि रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे इकॉनमी की, रिफॉर्म करेंगे मईशत को, ताकि IMF के प्रोग्राम से हमारी जान छूट जाए, ऐसी तो कोई बात इस बजट में नज़र नहीं आ रही। मगर फिर भी वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बार बार हमें ये बता रहे हैं कि पूरी हुकूमत कोशिश कर रही है कि ये IMF का आखिरी बजट हो। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद खिज़र साहब सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं, मुआशी अमूर पर बिज़नेस रिपोर्टर के लिए लिखते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज राना साहब, ये भी सहाफ़ी हैं, ये भी बहुत गहरी नज़र रखते हैं मुआशी अमूर पर, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी शहबाज साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। वज़ीर आज़म साहब की जो तकारीर आजकल हो रही हैं, सर मुझे बताएं कि बहुत उनको फ़िक्र लग रही है और ये भी एहसास हो रहा है, उसको देख के ये तासुर मिल रहा है कि उनको सब पता है कि क्या तनकीद हुई है बजट पे, पर सर फ़र्क तो ज़रा भी नहीं पड़ा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। देखिए आपने सही अपने इब्तदाइया में कहा कि जो स्पीचेस होती हैं प्राइम मिनिस्टर की, सम टाइम ऐसे लगता है जैसे वो अपोजिशन की स्पीचेस हों। ये जो चीज़ है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर तक ही नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर की भी अगर आप स्पीचेस सुने, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी वो दो बातें बड़ी वाज़ेह तौर पर आप कहते नज़र आते हैं। एक तो अगर उनसे कहा जाए कि आपने ये गलत टैक्स लगा दिया, उनका जी वो चीज़ का मान है हाँ ये नहीं होना चाहिए था, हो गया। और फिर ये कहते हैं जब बात होती है कुछ रिफॉर्म्स की, अखराजात की, तो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं होना चाहिए, वो भी कहते हैं कि अखराजात में कटौती होनी चाहिए। पर जो ये जो टॉक होती है एक शैडो प्राइम मिनिस्टर और एक शैडो फाइनेंस मिनिस्टर की होती है। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे और जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द डे होते हैं वो एक्शन उनका शेवा होता है, बात करना उनका शेवा नहीं होता। वो अपनी चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं, वो ये नहीं कह सकते हमें ऐसा करना चाहिए, आपका काम है करना। अब प्रॉब्लम इस बजट के साथ हुआ है कि जिस किस्म का ये बजट आया है और जिस किस्म की आगे से फिर इसका एक डिफेंस दिया जाता रहा है, उसे वो चीज़ें जो हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हुई हैं। शहबाज शरीफ साहब का ये जो अभी उनकी जो लास्ट वाली कल वाली, एक तो आज भी उनका था एक, पर जो कल वाला उनका था जो उन्होंने ख़िताब किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप, ऑल दो उनका अपने पार्टी के लोग थे ज़्यादा उसमें वहाँ पे, तो उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हुई कि लगता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जब बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया था और मंजूरी भी वफाकी काबीना से ही समरी की सर्कुलेशन के जरिए ली कि उनको शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि बिजली की कीमतों में कितना इजाफा हुआ। यही वजह है कि जब हमने पिछले हफ्ते ये स्टोरी की। नहीं सर, आप ये कह रहे हैं, माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, कि वज़ीर आज़म साहब ने वो पढ़ा नहीं होगा या उसमें लिखा नहीं होगा जिसको उन्होंने अप्रूव किया कागज़। देखिए जो लिखा गया वो ऐसे लिखा गया कि पता नहीं था ये 51% इंक्रीज़ है। लिखने से ही उन्होंने ये तो नहीं लिखा 51% इंक्रीज़ है, उन्होंने ये लिख दिया कि ओल्ड रेट और एग्जिस्टिंग रेट और न्यू रेट। अब एग्जिस्टिंग और न्यू को कौन कंपेयर करे, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे तो कंपेयर करके नहीं दिया जाता ना। और फिर जो उनको लिखा गया वो भी शायद उन्होंने पढ़ा नहीं सही तरीके से। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, जो समरी वफाकी काबीना ने पिछले हफ्ते सर्कुलेशन के जरिए मंजूर की, जिसमें 14% से लेकर 51% तक कीमतों में इजाफा था, और जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ था 51%, वो पाकिस्तान का जो पूरे सेगमेंट है जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर 1 से 100 यूनिट्स वाला, उसके लिए था। हमने जब ये खबर की तो जो पावर मिनिस्ट्री है उनके जो लोग थे वो टीवी चैनल्स पे जाकर उन्होंने कहा नहीं ये तो खबरें गलत है, ये जो इंक्रीज़ है वो 2 से 7% और कहीं पे चंद पैसों का इंक्रीज़ है प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के लिए।
तो जब प्राइम मिनिस्टर ने खुद कल अनाउंस किया कि जी जो रिलीफ देने जा रहे हैं 1 से लेके 200 यूनिट्स तक कंज्यूमर्स को महाना जिनकी कंजम्पशन है, उनकी जो पर यूनिट रिलीफ है वो 4 रुपये से लेके 7 रुपये फी यूनिट तक रिलीफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जो टीवी चैनल्स पे जाके कह रहे थे कि चंद पैसों का इंक्रीज़ है, वो गलत बयानी कर रहे थे। अगर वो गलत बयानी कर रहे थे तो वो सिर्फ कौम के साथ ही गलत बयानी नहीं कर रहे थे, गालिबन प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता था। फिर लगता तो ऐसे है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अखबारों से पता चला कि ये इतना इजाफा हो गया, जिसके ऊपर उन्होंने इमीडिएटली एक्शन भी लिया और वो चीज़ों ने रिवर्स की। ऑल दो ये टेम्परेरी रिवर्सल है, आपको पता ही है। ये रिलीफ सिर्फ 3 माह की और बजट से कटौती करके PSDP से ये दी गई। तो 1 अक्टूबर से ये जो टैरिफ्स हैं नए ये वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो जो आपका पॉइंट था कि यस, लग ऐसे रहा है कि हुकूमत जिस तरीके से उसको एक काम करना चाहिए था, कंसिस्टेंसी नज़र आनी चाहिए थी। एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसके अंदर एक रब्त हो, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिससे वाकई लगता कि आप IMF के प्रोग्राम करके और उसके बाद आप आखिरी प्रोग्राम करके निकलने जा रहे हैं। वो चीज़ें मिसिंग है और यही वजह है कि आपको कभी राइट पे, कभी लेफ्ट पे, कभी कहीं पे हुकूमत की इंटरवेंशन, डिफेंसिव अप्रोच वो नज़र आ रही है। एक जो कोहेरेंट अप्रोच किसी भी नई गवर्नमेंट की, खासतौर पर वो गवर्नमेंट जिसको इक़्तिदार में आया वो भी 4 माह भी नहीं है, उसका ये हाल हो गया है। लगता है ऐसे जैसे 3 साल से गवर्नमेंट बैठी हुई है। तो दैट मीन्स कि हुकूमत को एक सीरियस सोल सर्चिंग ऑब्जेक्टिवली करनी चाहिए और इस किसी भी जो क्रिटिसिज्म मीडिया से भी आ रहा है उसको ऊपर ना ऑफेंस लेने की ज़रूरत है, ना डिफेंस लेने की ज़रूरत है, बल्कि उसको ओपन हार्टेडली लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अली साहब, आपने शहबाज साहब की गुफ्तगू तो सुनी, पर सर शहबाज साहब ने ऑब्वियसली एक्सप्लेन करने की तो कोशिश की, बट सर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपके ख्याल में सचमुच हुकूमत को समझ नहीं आ रही, या हुकूमत को बिल्कुल अंदाज़ा था कि वो किस किस्म का बजट बना रहे हैं और वो अपने सियासी मकासद देख के उन्होंने ये बजट बनाया है? उन्होंने ये बजट इसलिए नहीं बनाया कि वो मईशत को सही डगर पे डालना चाहते। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक बात की। पहले मैं वो आपकी वो जो आपने बात की थी ना कि हुकूमत है या ये अपोजिशन है, तो अवाम के लिए तो ये अपोजिशन है जी। अवाम ने जिनको वोट दिया था वो कोई और है, ये कोई और है, तो अपोजिशन ही हुए इन अ वे। तो अवाम को ऐसे ही डील करते हैं, वैसे ही ट्रीट करते हैं, तो वो नज़र आता है। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि जी हुकूमत को ये नहीं पता था, बिल्कुल पता था। ये शहबाज वाली बात ये ठीक हो सकती है कि जी ये 200 यूनिट तक इतना इंक्रीज़ है, इतना इंक्रीज़ है, वो प्राइम मिनिस्टर को गलत कम्युनिकेट किया हो, थोड़ा उधर हुआ हो, वो छोटा नंबर होता है बट इम्पैक्ट लोगों पे बहुत आता है, तो ठीक है, वो उसके बारे में आप कह सकती हैं। बट जनरली स्पीकिंग सारे टैक्सेशन मेजर्स का बहुत ज़्यादा हुकूमत को पता था और हुकूमत ने अपनी प्रायोरिटी पे लेके चला है। देखिए IMF आया है, IMF ने पहले एक MEFP जो है वो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है वो शेयर किया है। उसके अंदर उन्होंने रेवेन्यू का टारगेट जो तकरीबन 13 ट्रिलियन के करीब है, उस 13 ट्रिलियन के ऊपर उन्होंने कहा है कि ये चीज़ लगेगी। उन्होंने उस पर ये था कि जी एग्रीकल्चर पे भी टैक्स लगेगा, उस पर था रिटेलर्स पे भी टैक्स लगेगा, उस पर यह था कि रियल एस्टेट के ऊपर भी टैक्स लगेगा, उस पर यह था कि फर्टिलाइज़र की जो एग्जेम्पशंस हैं वो भी ख़त्म होगी, और उसके साथ बहुत सारी और चीज़ें उन्होंने कही। अच्छा, इन्होंने जो मैंने चीज़ें आपको गिनवाई हैं वो चीज़ें इन्होंने नहीं की, बाकी मनवा ली। अब यहाँ से तो पता चलता है भाई इनके पास हाथ था ना कि भाई आपने 13 ट्रिलियन से जब आपने वो बजट में से 4-6 चीज़ें निकाली तो वो एक तो नंबर आउट हो जाते हैं, बट वो 4-6 चीज़ें कौन सी निकालनी है? वो क्या बच्चों के दूध का टैक्स उनके लिए निकालना ज़रूरी नहीं था? नहीं था। क्या वो बच्चे की स्टेशनरी के ऊपर टैक्स लगाना था? ज़रूरी नहीं था? नहीं था। क्या बिजली के बिल, बच्चों की स्टेशनरी और दूध के टैक्स दे के किसी को दिल की तकलीफ हो जाए तो वो स्टंट डलवाने जाए तो स्टंट पे GST कम रखना ज़रूरी नहीं था? ये अब सारी बातें हैं ना, ये तो प्रायोरिटी की बातें हैं कि आपने किसको इफेक्ट किया, किसको नहीं किया। आपने कहा आप सैलरीड इनकम को पे टैक्स नहीं लगाएंगे, आप देखें 1 लाख रुपया वाला जो है टैक्स है वो 2-2.5 हज़ार रुपये का आप टैक्स दे रहा है। अब ये भी एक चीज़ है, ये भी क्या, ये कौन सी ऐसी बात है कि भाई वो जो बंदा सैलरीड वाला है उसको 1 लाख 2 लाख वाला वो टैक्स भी ज़्यादा दे रहा है, वो दूध पे भी पैसे ज़्यादा दे रहा है, वो बच्चे की स्टेशनरी पे भी ज़्यादा दे रहा है, वो पेट्रोलियम पे भी ज़्यादा देगा। ये क्या भाई उसका कसूर हुआ? फिर आप देखें कि जी फिर उसका कि जी हायर स्लैब सैलरी वाला एंड में उस पर एक सरचार्ज लगा दिया जी 10% का, और फिर नॉन सैलरीड जो इंडिविजुअल्स है उस पर आपने 45% का टैक्स करके उस पर सरचार्ज लगा लिया 48-49% का। जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, लॉयर्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं, AOPs हैं, ये सारी कंपनीज, इनके आपके नंबर्स बहुत बढ़ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ये नंबर्स बहुत बढ़ जाएंगे टैक्सेस के। और फिर ये हर चीज़ में बिजली, अच्छा बिजली की अगर हम कीमत की बात करें तो उसमें देखें आपने जो क्रॉस सब्सिडी है 200-300 यूनिट वालों की जो क्रॉस सब्सिडी होती है ये इंडस्ट्री करती थी, कमर्शियल करती थी, और जो रेजिडेंशियल 3 फेज मीटर वाला जो है, जो मेरे आप जैसा अली साहब, वैसे तो इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा नाराज है इस दफे। तो मैं आगे बात आ रहा हूँ ना इस पे। इस
इस साल उन्होंने इंडस्ट्री से ये सब्सिडी हटा दी है। वो सब्सिडी भी आपने जो हाउस होल्ड है ना, मिडिल अपर मिडिल इनकम क्लास, उन पे डाल दी है। जो अमीर है, फिल्थी रिच है, वो थोड़े बहुत है, उनको तो फर्क नहीं पड़ता। जो मिडिल क्लास है, जो घर में एसी भी लगाता है, जो गाड़ी में तेल भी डलवाता है, जो अपनी सैलरी पे और अपने प्रोफेशन पे डबल टैक्स भी देता है, वो डब्बे का दूध भी पीता है, वो अनफिल्ड दूध भी पीता है, वो अपना मेडिकल चेकअप भी कराता है, वो बच्चे की स्टेशनरी भी लेता है, आपने उसके साथ सबसे ज्यादा बुराई की है। आपने फार्मर फर्टिलाइजर के ऊपर टैक्स नहीं लगने दिया, आपने रिटेलर के ऊपर टैक्स नहीं लगने दिया, आपने जो है रियल एस्टेट वालों के पास टैक्स नहीं लगने दिया, आपने एग्रीकल्चर वालों को नहीं रखने दिया। तो फिर आपकी प्रायोरिटी तो सामने आती है। फिर आप आगे आके कहीं हाँ जी कि जब वो फाइनेंस मिनिस्टर उस दिन लाहौर आए थे, एफसीसी पे आए में, वहां पे सवाल हुआ जी कि आपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है, लोगों का 30% की तनख्वाहें गवर्नमेंट ने ये वो कर दिया, इतना डेवलपमेंट। तो जी हाँ जी, आपकी तनकीद बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर आपकी तनकीद ठीक है तो फिर आप इस सीट पे क्या कर रहे हैं यार? अगर आप इस पे ये बात करते हैं कि जी आप ठीक तनकीद कर रहे हैं, जबकि आप फैसले में ये नहीं करते, तो फिर तो मतलब आपकी कॉलफुल में तजाद है। और आप, मैं कैसे मान सकता हूं कि आपको ये चीजें नहीं पता? जब पीपल्स पार्टी के साथ बजट के ऊपर बातें हो रही थी तो फैसला ये हो रहा था कि भाई तुम्हें इतना पीएचडी पे देना है, तुम्हें इतना देना है, और पीछे से वो दूध की कंपनियों वालों के कह रहे थे कि तुम्हारे टैक्स के लिए लड़े, और कोई आईएमएफ से नहीं लड़ रहे थे। उस पे सब कुछ झूठ बोल रहे थे और आपस में बस बंदर बाट चल रही थी, बस ये मुझे दो, ये मुझे दो, मुझे दो। देखिए, पाए जब शॉर्ट हो रहा है ना तो सब उसके ऊपर पड़ रहे हैं, और आवाम जो है वो तो फिर पीछे ही रह गई ना। अब इसमें क्या है, ये तो साफ बात नजर आ रही है। सर, मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, यहाँ पर सी ब्रेक, विल बी राइट बैक, और हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें अली खिजर साहब से, शहबाज राना साहब से। हम उनसे बात करें मईशत और बजट के हवाले से। शहबाज साहब, हमारे ऊपर तो जितनी मुसीबतें डालनी थी डाल दी हुकूमत ने। मुझे अब ये बताएं कि क्या आईएमएफ इस बजट से खुश है, और अब क्या वो जो प्रोग्राम है जो हमें बताया जा रहा है बार बार, वो किसी भी दिन फाइनलाइज हो जाएगा? ऑल इज वेल? देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते ऑल इज़ वेल या ऑल इज़ बैड, बट ये ज़रूर है कि अभी तक ये फिनिशिंग, बावजूद इस बजट के, अभी तक हुकूमत फिनिशिंग लाइन के ऊपर नहीं पहुंची। जैसे भी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, अली खिजर की बात ठीक है कि फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाएंगे, बट उस लाइन तक पहुंचने के लिए भी इनको थोड़ा सा और ज़्यादा जोर लगाना है। बावजूद ये जो बजट अभी इन्होंने दिया है, कुछ इश्यूज़ हैं। सर, हमारे ऊपर जोर लगाना है या किसी और चीज़ पे, पहले ये बता दें। देखिए, अगर तो आपने अपनी आवाज़ उठाना बंद कर दी तो फिर आपके ऊपर दोबारा जोर लग जाएगा, इसलिए बोलते रहिए और चीखते रहिए। अब यही एक फार्मूला बचा है कि बोलते रहिए और चीखते रहिए, वरना किसी दिन ऑर्डिनेंस आएगा और आपका रेट जो बढ़ के 39 से 50 या 60 पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाएगा। सो ऑन अ सीरियस नोट, कुछ चीज़ें आउटस्टैंडिंग है आईएमएफ के साथ अभी भी, जिसको हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि वो मुकम्मल तौर पर वो जो आईएमएफ की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा कर दे, और आईएमएफ भी इस कोशिश में है कि कोई ना कोई। सर, एक तो आज आपने वेरी क्विकली अगर बताएं, स्टोरी भी की है ना, एक जो स्टम्बलिंग या इशू है जी, ये जो पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड है, इसके ऊपर आईएमएफ के बड़े सीरियस ऑब्जेक्शंस हैं। बेसिकली ये फंड बनाया गया था अगस्त 2023 में, और इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के जो 7 मुनाफा बख्श इदारे हैं, जिसमें जो पाकिस्तान की सबसे मुनाफा बख्श कंपनी है OGDCL, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी है, पाकिस्तान पेट्रोलियम है, मारी गैस है, फिर नेशनल बैंक है, फिर आपका नीलम झेलम हाइड्रो पावर कंपनी है, फिर गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी है, एक और इदारा है जो पाकिस्तान डेवलपमेंट फंड है। तो ये इदारे जो थे, ये इदारे इटसेल्फ और उनके जो एसेट्स और उनकी जो प्रॉफिट्स थे वो सारे वेल्थ फंड में डाल दिए गए थे, और इसकी जो मैनेजमेंट थी उसको सेपरेट कर दिया गया था हर चीज़ से, और उसकी मैनेजमेंट वेल्थ फंड को दे दी गई थी, और वेल्थ फंड का एक नया कानून आ गया था। आईएमएफ का एतराज़ ये है कि एक नॉन ट्रांसपेरेंट ये तरीक़ेकार है। आप इस तरीके से गवर्नमेंट एंटिटीज़ को बाकी एंटिटीज़ से अलग करके एक फ़ंड में डाल के उसकी मैनेजमेंट को सेपरेट नहीं कर सकते, और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी के भी जो है आस्पेक्ट्स वो काफ़ी कंप्रोमाइज्ड है। तो ये तो बड़े उनके ऑब्जेक्शन है। उनकी तरफ से तो मुतालबा ये आ रहा है कि जो लॉ अमेंड कर दें, आप इसको रिपील कर दें, बट अगर हुकूमत लॉ जो है उसको रिपील नहीं भी करती तो इसको कुछ उसके सेक्शंस हैं, कुछ उसकी जो शिक्के हैं कानून की, वो डेफिनेटली इनको वापस लेनी पड़ेंगी, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आईएमएफ ने इसके ऊपर पोजीशन ले लिया और एज इट इज़ वो अपनी पोजीशन से विड्रॉ हो जाए। अब वो चंद उसमें शिक्के एक दो ख़त्म करते हैं, पूरा उसका लॉ का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, क्या नहीं करते, ये अभी चीज़ें तय होना बाकी, और इस पर डिस्कशन अभी भी जारी है। इसी तरीके से आपको पता है कि प्रोविंशियल कैश सरप्लसेस जो हैं, जो सूबों ने अपनी अखराजात से ज़्यादा आमदन दिखानी थी बजट में, वो इशू आउटस्टैंडिंग है। इसके साथ एक दो और इश्यूज भी आउटस्टैंडिंग है। तो हुकूमत की कोशिश है कि इस महीने के अंदर ये सारी चीज़ें कंक्लूड हो जाएं। अभी तक
हुकूमत ने या इवन वज़ीर ख़जाना से भी एक दो दफ़ा जब पब्लिकली उन्होंने बात की है तो वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जुलाई में हो जाए। ही इज़ नॉट सेइंग वी विल डू इट इन जुलाई। अली साहब, अब शहबाज साहब की आपने बात सुनी, मेरे जैसे इंसान को तो यही लग रहा है कि कोई मेजर इतने ये इश्यूज़ नहीं है, दीज कैन बी रिजॉल्व। तो सर फिर उस पर मेरा तो सवाल यही बनता है कि अगर 3 साल का प्रोग्राम IMF का मिल जाता है तो बस 3 साल हम लोगों के ऊपर ये टैक्सेस लगा के हमारा खून निचोड़ के ये IMF का 3 साल प्रोग्राम चला लेंगे और उसके बाद फिर क्या होगा सर? और आर यू एक्सपेक्टिंग लाइक सम अदर पीपल, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये इस बजट के साथ नहीं साल गुजर सकता। जी बिल्कुल IMF प्रोग्राम बिल्कुल हो जाएगा, मेरे ख्याल में अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर हो जाएगा आराम से। और ये वही शहबाज वाली बात है, हाथी निकल गया बस दुम रह गई है। बाकी जो बात है यार, ये तो बात मैं और शहबाज पहले दिन से कह रहे हैं कि 12.9 ट्रिलियन का जो ये इन्होंने रेवेन्यू टारगेट दिया है ये कभी पूरा ही नहीं हो सकता, इनके पास नंबर ही नहीं है। हुकूमत से बात हुई तो वो कहते हैं कि जी हम अपना नेट को बढ़ाएंगे, ये चीज़ें ऊपर होगी। चले हम देख लेते हैं, अगर ये नेट बढ़ा लेते हैं तो अच्छी बात है, वरना ये होगा कि कोई मिनी बजट आएगा, बीच में कंटीजेंसीज होगी। जैसे कंटीजेंसीज होगी कि पेट्रोलियम लेवी जो इन्होंने 20 रुपये बढ़ाने की अभी तक रखी हुई है वो 20 से 40 रुपये हो जाए, कुछ GST और लग जाए, कुछ एग्जाम्पशन और ख़त्म हो जाए। और फिर वो शहबाज वाली बात जो है ना कि हम जो है अगर बोलते नहीं रहेंगे तो कोई सैलरी टैक्स जो 39% पे है वो वाकई 45 पे ले जाए। को IMF पहले दिन से डिमांड तो कर रहा है 45 पे ले जाने की। तो इस तरह की कोई ना कोई चीज़ इनको करते रहेंगे, कहीं बिजली के आपके कोई बढ़ा दिए सादा, तो कुछ ना कुछ ट्रिकनिंग करते रहेंगे। बट जैसा तैसा ये साल गुजर जाएगा तो अगला साल भी गुजारना है, उससे अगला साल भी गुजारना है, और जब वो गुजारनी है 3 साल तो उसके बाद अगले IMF प्रोग्राम में आना है। क्योंकि आपने रिफॉर्म तो करने नहीं है, आपने रिफॉर्म के बारे में तो सोचना नहीं है, आपने सीक्रेट का उसको तो छोड़ना नहीं है, आपने तो अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग जो इतनी वीक है उसको रखना है। आपने ना अर्बन रिटेलर को छेड़ना है, ना आपने फ्यूडल को छेड़ना है, ना आपने बंदरबाट PSTHB की ख़त्म करनी है, ना ब्यूरोक्रेट जो हैं हर तरह के जो मुल्क में हैं उनकी मराज जो हैं उनको आपने ख़त्म करना है। तो ठीक है जी, आपने ये चीज़ें तो ख़त्म नहीं करनी है, तो फिर आपने यही सर वेरी क्विकली इफ यू अलाउ मी, यहाँ मैं शहबाज राना साहब से भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ। शहबाज साहब, जो ये बात कर रहे हैं वो PWD डिपार्टमेंट बंद करने की, तो सर क्या और राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग की कमिटीज़ बननी है, तो ये बताएं कोई ये लोग भी फायर करेंगे या सिर्फ डिपार्टमेंट्स ही बंद होंगे और उन लोगों को कहीं और अब्जॉर्ब कर लेंगे? देखिए इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि कोई भी एक वजारत बंद करने से ख़र्चा कम नहीं होगा। ख़र्चा वजारत में कम होता है, वजारत के जो अटैच डिपार्टमेंट्स है उसमें ज़्यादा होता है। तो अब इसमें देखने वाली ये चीज़ है कि ये डिपार्टमेंट्स भी बंद करते हैं या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात की एग्जैक्टली, अगर डिपार्टमेंट्स या वजारत भी बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसके जो एम्प्लॉइज़ हैं क्या उसको फारिग करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि उनको फारिग करेंगे, उनको ये सरप्लस पूल में डालेंगे और जहाँ पे कहीं एम्प्लॉइज़ की शॉर्टेज होगी वहाँ पे उनको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, वरना वो सरप्लस पूल में बैठ के तनख्वाहें लेते रहेंगे। हम ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि हुकूमत की एक कोशिश है, अच्छी कोशिश है, बुरी कोशिश नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इनको करना ये चाहिए था कि जब ये बजट अनाउंस करे तो उसमें ये 4-5 वजारतें ख़त्म कर देते। मेरी इत्तला ये है कि बजट से पहले 8 से 10 वजारतों को ख़त्म करने का प्लान बन गया था, तो बाद में फिर ये पॉलिटिकल कंसिडरेशंस की वजह से वो चीज़ उन्होंने वक्ती तौर पर उसको रोक दी। अब ग्रेजुअली शायद प्राइम मिनिस्टर उसको करना चाह रहे हैं। आज भी कुछ खबरें आ रही हैं कि 5-6 वजारतों को ख़त्म किया जा रहा है। अभी वजारत कोई भी ख़त्म करने का फैसला नहीं हुआ। अभी तो उन वजारतों से इन्फॉर्मेशन मांगी गई है कि जी आपके जो अटैच डिपार्टमेंट्स हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी यूटिलिटी है या नहीं है, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। एक ही फैसला जो अभी तक सामने है वो पाक PWD का है, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए प्राइम मिनिस्टर ने वर्किंग ग्रुप्स बना दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे हुकूमत की जो नई नोटिफिकेशन सामने आई है कि 18वीं ग्रेड का एक अफसर जो है उसके पास अब ये अथॉरिटी है कि वो फ़ोन स्टैप कर सके। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे वफाकी हुकूमत का, जिसने एक हसास अदारे को टेलीफोन कॉल्स या मैसेजेस में मुदाखलत करने और उनको ट्रेस करने, उनको रिकॉर्ड करने का इख्तियार जो है वो दे दिया है। जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, उसके नामजद अफसर को वफाकी हुकूमत की तरफ से ये इख्तियार मिल गया है कि वो फ़ोन कॉल्स या पैगामात जो हैं शहरियों के जो सेल फ़ोन्स पे एक्सचेंज होते हैं उनको इंटरसेप्ट भी कर ले, ट्रेस भी कर ले। कहा यह जा रहा है, जो नोटिफिकेशन सामने आया है सर्कुलेशन के ज़रिए वफाकी काबीना से उसको मंजूर करवाया गया कि 18 ग्रेड के जो अफसर हैं वो कौमी सलामती
को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जब सामने आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त अपोजिशन में है उनकी तरफ से बहुत तनकीद हुई। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक गलत फ़ैसला है और इसको वो शायद चैलेंज भी करेंगे। और ये भी याद रखना ज़रूरी है कि इमरान खान साहब जब ख़ुद वज़ीर आज़म थे तो वो इंटरव्यूज़ में ये कहते थे कि ISI जो है उसकी ये ज़िम्मेदारी है और वो ये काम करते हैं कि वो फ़ोन कॉल्स को मॉनिटर करते हैं। कौमी असम्बली में जो वज़ीर क़ानून हैं उन्होंने जब इस पे बात की तो उन्होंने कहा कि कानून जो था इसका वो पहले से ही मौजूद था। 1966 का कानून था, 1996 में उस पर तरमीम की गई और उसके तहत ही ये कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं। उसकी अब नोटिफिकेशन जो है उसके लिए ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है उसामा खिलजी साहब, सोशल राइट्स एक्टिविस्ट है। वेलकम टू द शो सर। जी उसामा, आपने भी खबर पढ़ी होगी, ये एक्सचेंजेस या बयानात भी देखे होंगे, कैसे देख रहे हैं सारे मामले को? देखें, इसको हमें आइन और कानून के नज़र से देखना बहुत ज़रूरी है। तो आर्टिकल 14 हमें जो है राइट टू डिग्निटी और प्राइवेसी ऑफ होम की गारंटी देता है। और फिर हम देखते हैं कि आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक देता है और राइट टू इन्फॉर्मेशन का हक देता है। और इसके अलावा फिर हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में इसमें एक बहुत फेमस केस था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का केस, जिसमें ये कहा गया था कि ये गैर कानूनी टैपिंग ऑफ कॉल्स जो है नहीं होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस पे जजमेंट दी। और फिर हम देखते हैं 2013 में इन्वेस्टिगेशन ऑफ फेयर ट्रायल एक्ट जो है पास हुआ, जिसमें वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि जो सर्वेलेंस है और जो फ़ोन टैपिंग है वो सिर्फ तब हो सकती है जब कोर्ट की तरफ से वारंट जो है आपके पास मौजूद हो। तो कोर्ट के वारंट के बगैर आप उसामा साहब माफ़ करिएगा, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, मगर ये बताइएगा कि आप जो ये सारे जजमेंट्स कोट कर रहे हैं या आइन को कोट कर रहे हैं, तो सर अब ये जो नया नोटिफिकेशन आ गया है, एक कानून का भी हवाला दे दिया वज़ीर क़ानून ने, तो सर अब क्या ये सारा इर्रेलेवेंट नहीं हो जाता? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं होता, क्योंकि ये पार्लियामान की तरफ से कोई तरमीम आइन में नहीं आई है, ना तो कोई कानून पास हुआ है। ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ने जो है एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया है कि जी हम इस इन्वेस्टिगेशन या इंटेलिजेंस एजेंसी को इख्तियार देते हैं कि वो टैपिंग कर दे। लेकिन इनकी जो पॉलिसियां हैं वो कानून के खिलाफ नहीं हो सकती, आइन के खिलाफ नहीं हो सकती। और मेरे ख्याल से ये जब अच्छे किसी कोर्ट में जजेस के सामने जाएगा तो इस नोटिफिकेशन को मेरी नज़र में जो है बिल्कुल गलत करार दिया जाएगा, क्योंकि ये इस तरह खुल्लम खुल्ला आसानी से विदाउट चेक्स एंड बैलेंसेस आप किसी को भी इख्तियार नहीं दे सकते कि आप किसी पे सर्वेलेंस करें। और आप ये भी याद रखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस के बाद ये आया है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा है कि आप किस कानून के तहत करें। उन्होंने ये भी पूछा कि कौन कर रहा है, लेकिन उसमें कोई जवाब नहीं आया कि कौन कर रहा है। लेकिन फिर इस नोटिफिकेशन की जरिए हमें मालूम होता है कि कौन सी एजेंसी को ये इख्तियारात दिए गए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कोर्ट्स इसको जो है अच्छी नज़र से नहीं देखेंगी। ये नोटिफिकेशन सिर्फ इस तरह आसानी से आप नहीं पास कर सकते। तो उसामा साहब, आप जो नोटिफिकेशन का जिक्र करें, बट मैं फिर आपकी तवज्जो दिलवाऊंगी, जो वज़ीर क़ानून कह रहे हैं कि जी कानून तो मौजूद है, वो कह रहे हैं 1966 का कानून है, उसमें तरमीम की गई 1996 में और उसके तहत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यू थिंक दैट्स नॉट इनफ? अगर कानून जो है इतने सालों से मौजूद है तो फिर नोटिफिकेशन अभी क्यों जारी हुआ है, पहले क्यों नहीं जारी हुआ था? तो मेरे ख्याल से ये भी एक अहम सवाल है। और दूसरा ये है कि जो पुराने अगर कवानीन हैं उनमें तरमीम आई है 2013 का फेयर ट्रायल एक्ट उसके बाद आया है, तो आपने उसको फॉलो करना होगा। 1966 या 96 के कानून को जो है आप वो नहीं करेंगे। जो लेटेस्ट कानून है जो इन्वेस्टिगेशन पे आपको पावर्स देता है, आपको ऑब्वियसली उसको फॉलो करना होगा। और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो आपकी फिर कॉमन लॉ बन जाती है, तो आपको उसको भी फॉलो करना होगा। तो मेरे ख्याल से हमें ये नजर आ रहा है कि PMLN की जो हुकूमत है वो कोर्ट में जो है जजेस कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ से कोई जवाब आता है, फिर PMLN हुकूमत कहती है चले हम ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं आपके लिए,
ताकि आप सर्वेलेंस खुल्लम खुल्ला करें। और मेरे ख्याल से ये जो एक ट्रेडिशन बन गया है पीएमएलएन में, इसको भी एक जमहूरी नज़र से देखना चाहिए कि क्या ये जमहूरी रवायतों को और जो आईनी जो आपके पास सारे प्रोसेसेस मौजूद है, उनको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। तो क्या ये पीएमएलएन हुकूमत आंसरेबल नहीं है पार्लियामेंट को या पाकिस्तानी शहरियों को, जिनको ये रिप्रेजेंट करने की जो है मतलब लेजिटिमेसी तो उनको कोई होनी चाहिए हुकूमत में, लेकिन क्लियरली हमें ये नहीं बहुत नजर आ बहुत रहा। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान का एक अफसोसनाक वाक़या। 20 जून को हरनई जो ज़िला है वहाँ कुछ सयाह जो थे वो पिकनिक मना रहे थे। 14 के करीब उनका नंबर बताया जाता है। उनको वहाँ जो है अगवा कर लिया गया। वहाँ से जो कलदम तंजीम है BLA बलोच लिबरेशन आर्मी, उसने 26 जून को प्रेस रिलीज़ के ज़रिए इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल की है। इन 14 में से अब तक 7 लोग जो हैं उनको रिहा कर दिया गया है, मगर 7 जो हैं वो अब भी उनकी हिरासत में ही हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ क्वेटा शहर और कुछ जो हैं वो पंजाब से उनका ताल्लुक़ है। सोशल मीडिया पे बहुत हर किस्म की ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं इन 7 लोगों के हवाले से। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हज़ार खान बलोच साहब, सहाफ़ी हैं, क्वेटा से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो सर। जी हज़ार साहब, बताइएगा क्या वाक़या है ये? ये वाक़या जो है वो ईद के दिनों में जो 20 जुलाई को लोग पिकनिक मकाने यहाँ पर गए थे। ये शाबान का इलाका है, क्वेटा से 40 किलोमीटर के फासले पर। ये है तो अरनाई का इलाका, लेकिन यहाँ से भी एक रास्ता जाता है। तो यह लोग वहाँ पर जो है पिकनिक मना रहे थे। इस दौरान ये लोग वहाँ पर पहुँचे हैं जो ये तंजीम के हैं, मसला तंजीम के लोग हैं। इन्होंने लोगों की शनाख्ती कार्ड चेक किए हैं और इनमें से 14 अफराद को ले गए थे। तो बाद में उन्होंने 4 को एक दफ़ा छोड़ा है, बाद को तीन को बाद में उन्होंने रिहा कर दिया है। तकरीबन 7 जो अभी ये अफराद हैं इनके पास हैं, जिनके हवाले से उन्होंने क्लेम किया है कि हमने 7 दिनों का जो है हुकूमत को टाइम दिया था कि हमारे जो कैदी है उनके तबादले में इनको रिहा किया जाएगा, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई जो है रद्द-ए-अमल नहीं आया कि वो कैदी रिहा करेंगे या नहीं करेंगे। अब इनका वक्त जो है वो 7 दिन का जो टाइम था वो भी पूरा हो चुका है। तो लोगों की तशवीश है कि अभी इनके साथ क्या होगा। और दूसरी जानिब हज़ार साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत क्या कहती है इस मामले में? जी वही मैं बता रहा था कि ज़िया लांगो साहब है जो वज़ीर दाखिला है, उन्होंने खुल के तो कोई बात नहीं की। तो सिर्फ उन्होंने कहा कि जो ये मसला लोग हैं, शिद्दत पसंद हैं या जो दहशतगर्द है, ये आम लोगों को अगवा करते हैं और जो है जो इंसानी हकूक़ के इदारे हैं वो इन हवाले से बात करें। ताहम उन्होंने ना जो ये लोग अगवा हुए हैं इनके बारे में कुछ बताया, ना इनका जो डिमांड था उस हवाले से कुछ कहा। और हाल ही दिनों में जो है वो बिलावल भुट्टो भी यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने भी यही कहा कि जो दहशतगर्दी का बयानिया है उनको हमने जो है वो ख़त्म करना है, ये उसके ख़िलाफ़ काम करना है। तो तशवीश की बात यह है कि अभी जो ये 7 अफराद हैं इनके हवाले से कोई भी वाज़ेह लाएबल नहीं है। ताहम जो BLA का जो एक स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने कहा कि हमने जब मोहलत दी थी तो हुकूमत ने कोई रद्द-ए-अमल या राब्ता नहीं किया, ना इस हवाले से कोई स्टेटमेंट जारी किया, लेकिन हमारे खिलाफ एक यानी कि BLA ये कह रही है कि हुकूमत हमसे कोई उन्होंने राब्ता नहीं किया और वो कोई बात नहीं कर रहे उनसे, मगर हुकूमत कोई तफसील नहीं बता रही कि वो बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जी इन्होंने एक और भी जो है आलमी इदारे ने उनसे राब्ते की कोशिश की थी वज़ीर दाखिला से कि इस हवाले से उनका क्या कहना है, तो उन्होंने भी राब्ता नहीं किया था, उनसे भी नहीं किया था। तो ताहम दूसरी जानिब ये BLA का कहना है कि जो है हमारे खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया गया है इन्हीं इलाकों में, तो जिस पर हम जो है वो ये हमने ये फैसला किया है कि हम जो है इनको मार देंगे या जो हमारा जो फैसला है, जो हमारा जो कानून है या अदालत का फैसला है उस पर अमल दरामद किया जाएगा।
जो बहुत बहुत इनके शुक्रिया, लवाहिकीन ने आपने जब हमारे लिए असेंबली वक्त। के आज के लिए इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।